नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं मास्टर न्यूज। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि जो छत्तीसगढ़ का चुनाव है वो बीजेपी जीतती है या फिर कांग्रेस। अलग अलग पार्टियां अलग अलग दांव चलने पे लगी हुई है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा था। उससे कुछ दिन पहले 2 तारीख के आसपास बिलासपुर में अरविंद केजरीवाल जी का दौरा था। ये दौरे तब अहम हो जाते हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं। 5 साल कोई आए या ना आए, पर चुनाव में हमेशा नेता, बड़े नेता, छोटे नेता आएंगे। जो नेता 5 साल घरों में होते हैं वो 5 साल बाद आपको रास्तों पे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि 5 साल बाद चुनाव होते हैं। चुनाव में अहम हो जाता है दोनों पार्टियों के लिए जीतना, पर जीत कोई एक पार्टी पाती है। अलग अलग दिलचस्प, अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियां अपना खेल खेल रही है। अलग अलग पार्टियां अलग अलग वादे कर रही है। कोई किसान को लेकर के वादा कर रहा है, कोई कर्मचारी को लेकर के वादा कर रहा है, कोई प्रदेश को आगे ले जा करके वादा कर रहा है, आगे ले जाने को लेकर के वादा कर रहा है। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, ये 3-4 पार्टियां जो है, क्षेत्रीय पार्टियां जो है, क्या वो मुद्दों को भुना पाती है? क्या वो मुद्दों के विषय को लेकर के, मुद्दों को लेकर के क्या वो चुनाव जीत पाती है? हमारे साथ स्टूडियो में प्रवीण साहू जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आज बीजेपी से हम खास बात करेंगे। प्रवीण साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और सबसे पहला सवाल, बिना लाग लपेट के 10 सवाल है मेरे पास बीजेपी को लेकर के, और देश भी जानना चाहता है, प्रदेश भी जानना चाहता है कि क्या बीजेपी इन सारी बातों पे क्या सोचती है। देखिए, बार बार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि सीएम का चेहरा कौन। मैं एकदम रैपिड फायर की तरह पूछ रहा हूँ कि बीजेपी का सीएम चेहरा कौन है? बिल्कुल, सबसे पहले तो इस मातृभूमि को प्रणाम करता हूं। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जिस प्रकार आपके प्रश्न रहेंगे उसी बेबाकी से मैं उत्तर दूंगा। आपने पूछा कि हमारे सीएम कैंडिडेट कौन होगा। भाई, हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी ने कह दिया कि कमल का फूल ही सीएम का कैंडिडेट होगा। प्रत्येक कार्यकर्ता के चेहरे पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। वो कार्यकर्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता मातृभूमि की सेवा के लिए लगा हुआ है। वो कोई सत्ता के मोह में या अहंकार में नहीं आया हुआ है। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता जो उचित होगा उसे हम सीएम कैंडिडेट घोषित कर देंगे। मैं तो इससे पहले पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस बताए 2018 में इनका सीएम कैंडिडेट कौन था। भाई, जय और वीरों की जोड़ी में किसके चेहरे पर आप चुनाव लड़ने वाले थे, ये आपने स्वयं घोषणा नहीं किया था। आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, जो वर्तमान में डिप्टी सीएम है, वो तो अब अभी वर्तमान में तक कहते हैं कि बंद कमरे की बात अगर मैं खोल दूं तो भूचाल आ जाएगा। तो निश्चित रूप से भूचाल तो वहां पर पहले से ही है। हमारे यहाँ ऐसा कोई स्थिति नहीं है। प्रत्येक कार्यकर्ता लड़कर चुनाव लड़ेगा और इस सरकार को उखाड़कर फेंकने में अपना प्रयासरत है। साफ तौर पे पूछता हूँ, 15 साल रमन सिंह सीएम थे, क्या इस बार उनके चेहरे पे, क्या उनके कार्यों पे, चीज़ों को लेकर के आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या वो सीएम चेहरा नहीं होंगे आपका? देखिए, मैंने अब इस बात को दोहरा देता हूं कि पहले ही हमारे प्रदेश प्रभारी ने कह दिया है कि प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी का सीएम कैंडिडेट है। यानी इसका मतलब है कि हम प्रत्येक कार्यकर्ता को महत्व दे रहे हैं। हमारी पार्टी इनके पार्टी के जैसे नहीं है जहां पर परिवार को ही पार्टी बना लिया। हमारी पार्टी ऐसी है जहां पार्टी को हम परिवार मानते हैं। भाई, ये तो गांधी परिवार से निकल नहीं पाते। इसलिए हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है प्रत्येक कार्यकर्ता को महत्व देती है। भाई, आदरणीय रमन सिंह ने जो काम किया उसके लिए उनको जो है आदरणीय पार्टी ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। तो प्रत्येक कार्यकर्ता को महत्व देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी क्या अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन कर लेगी? जिस तरीके से अभी आपके पास बहुत सारी सीटें नहीं हैं, बहुत कम सीटों में सिमटे, हो सकता है कि ये 30, 35 या 40 के आसपास आंकड़ा चला जाए और कुछ सीटों की आवश्यकता पड़े, तो क्या बीजेपी सत्ता में आने के लिए किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेगी? जिस तरीके से आप पिछले चुनाव में देख सकते हैं कि आपने पीडीपी के साथ गठबंधन किया, आपने महाराष्ट्र में शिंदे के साथ गठबंधन कर लिया, अलग अलग राज्यों में आपने अलग अलग, यहाँ हुआ कि शिवसेना को आपने आगे कर दिया और अपने मुख्यमंत्री को पीछे कर लिया। क्या इस बार भी राजनीतिक दलों के साथ, राजनीतिक पार्टियों के साथ बीजेपी के पास अगर पूर्ण बहुमत नहीं होती है तो क्या वो गठबंधन कर लेगी और गठबंधन की सरकार चलाएगी यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 23 साल बने हो गए छत्तीसगढ़ की मातृभूमि को, और उसमें से 15 साल हमने सेवा किया है। मैं राज किया ऐसा नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी में वो क्षमता है कि अकेले अपने दम पर वर्तमान में चुनाव में वो जीत कर आएगी, और इसलिए हमें किसी गठबंधन की आवश्यकता ही नहीं, पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। मैं तो बताना चाहूंगा कि कांग्रेस प्रयास कर रहा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन के अभी से वो कयास लगा रहे हैं, उनको मानना है, उनको मालूम है कि उनकी सत्ता जाने वाली है। प्रमाण यह देता हूं कि आदरणीय बघेल जी स्वयं अपने यूएनएससीआई की बैठक में कहते हैं कि हम सत्ता तो पा लेते हैं लेकिन सत्ता की वापसी कठिन है। यदि भूपेश बघेल जी ने अच्छे कार्य किए होते तो उनको अपने युद्ध कार्यकर्ताओं के सामने बोलना नहीं पड़ता, और जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किस प्रकार विकास होता है। इसलिए हमें किसी प्रकार के किसी अन्य पार्टी के सहयोग की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अपने दम पर हम पूर्ण बहुमत हासिल करने वाले हैं और जनता का जनादेश हमें मिलने वाला है। मेरा मेन उद्देश्य है कि वो जो बच्चे के अंदर में जो टैलेंट है उसको उभार के लाना। एक अहम सवाल यहाँ ये भी बनता है कि बार बार जब भी छत्तीसगढ़ के चुनाव की बात होती है या कर्नाटक के चुनाव की बात होती है, बंगाल की चुनाव की बात होती है, हमेशा बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री का नाम लेकर चुनाव लड़ते हैं, प्रधानमंत्री के कार्यों को आगे लेकर जाते हैं। इसी कड़ी से जुड़ा हुआ मेरा तीसरा सवाल है, क्या छत्तीसगढ़ में भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, या आपके पास चेहरे हैं, आपके पास लोग हैं? मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि चुनाव नज़दीक है। कि जिस तरीके से कहा जाता है 15 साल आपने कहा कि हमने सेवा की, वो सेवा आप धरातल पे क्यों नहीं बताते हैं? वो सेवा आप धरातल पे क्यों नहीं लोगों को गिनाते हैं? वो सेवा क्या लोगों को नहीं दिखता है कि इतनी बुरी तरीके से बीजेपी 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में हार जाती है? तो इस बार क्या सबसे बड़ा आप खेल खेलने के लिए तैयार है? क्या इस बार सत्ता में वापसी के लिए आप नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आगे करके चुनाव लड़ेंगे, या यहाँ के लोकल लोगों के नाम पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि आदरणीय मोदी जी देश ही नहीं पूरे विश्व के सबसे प्रख्यात नेताओं में से एक है, और जिनका डंका पूरे विश्व बज रहा है, और भारत ही नहीं पूरे विश्व उनका प्रशंसा करता है। आप जानते हैं कि पैपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री उनके चरण स्पर्श करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द बॉस, और यहाँ तक अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि हम आपके ऑटोग्राफ लेने की चाहत रखते हैं और लोग आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित है। भाई, हमारे संगठन के नेता है वो। अब मोदी जी की बात करें, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे संगठन का नेता है ना, हम वो पहले अपने आप को कहते हैं कि प्रधानमंत्री से पहले वो प्रधान सेवक है। तो ऐसा कार्यकर्ता यदि भारतीय जनता पार्टी के हित के लिए यहाँ पर आ रहा है तो कांग्रेस के पेट में तकलीफ क्यों हो रही है? इनके पास तो खुद कोई नेतृत्व नहीं है। इनके आदरणीय राहुल गांधी जी, अभी न्यायालय ने फिलहाल फिर से वर्तमान में हाई कोर्ट ने उनके जो धरने पे बैठ गए वो लोग, मौन धरना कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि यही कांग्रेस पार्टी है जो न्यायपालिका का विरोध करती है, विधायिका का विरोध करती है। किस प्रकार मैं बता रहा हूं, विधायिका का विरोध किस प्रकार कर रही है? गुजरात में तो सीएम आपके हैं, गुजरात में सरकार आपकी है, फैसला भी गुजरात से आया है, आप इस बात पे तो फैसला आ जाता है। पर आपके एक बड़े नेता, मैं उसी को उत्तर वो बोलते हैं कि अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इस विषय पे आपको नहीं लगता है कि इस पे भी आना चाहिए? क्या इस तरीके के भड़काऊ भाषण के लिए बीजेपी में जगह है, कांग्रेस में नहीं है? जितनी तत्कालीन कार्रवाई न्यायपालिका कांग्रेस के तरफ से कर रही है, क्या बीजेपी के बड़े नेता नहीं दिख रहे? क्या अनुराग ठाकुर को लेकर के आपने कोई भी बयान नहीं दिया? अनुराग ठाकुर को लेकर के आपने कोई भी कटाक्ष नहीं किया? क्यों उनका स्टेटमेंट सही है? क्या उनकी स्टेटमेंट अच्छी है? क्या उनकी स्टेटमेंट बीजेपी वालों को सच्ची लगती है? तो ये कहना भी कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये कहां तक बीजेपी इस तथ्य को कहां तक सही मानती है? सबसे पहले तो अंसारी जी आपको बताना चाहूंगा कि किसी भारतीय जनता पार्टी का न्यायालय नहीं है। न्यायालय जो है सर्व जनता का है, और न्यायपालिका पर विपक्ष तो ये आरोप लगा रही है। देखिए विपक्ष तो प्रवीण जी, आप भी बराबर जान रहे हैं कि विपक्ष का क्या कहना है। विपक्ष कह रही है कि ईडी, सीबीआई, जी ये सब जितने भी सरकारी का उत्तर देता हूं। देखिए, विपक्ष तो बुद्धिहीन हो चुका है केंद्र में, खासकर यहाँ है ना, यहाँ तो हम अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूं, लेकिन केंद्र की बात करें तो विपक्ष बुद्धिहीन हो चुका है। वो जानता है कि न्यायपालिका और राजनीतिक पार्टी का कोई साठगांठ नहीं होता, इसमें कोई संबंध नहीं है परस्पर। न्यायपालिका संबंध को नहीं देखती, वो एविडेंस को देखती है, सबूतों को देखती है। भाई, यदि किसी को तकलीफ थी तो उसने जाकर कोर्ट में अपने साक्ष्य रखे, और माननीय न्यायाधीश ने इस विषय में अपना निर्णय दिया। तो ये किसी भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं निर्णय दिया, ये तो जो निर्णय है भारत के संविधान के हित में निर्णय दिया, और भारत के संविधान में लिखे हुए प्रावधानों के अंतर्गत उनको निर्णय दिया। ये तो मैं कांग्रेसी भाइयों को कहना चाहूंगा कि ईश्वर उनको बुद्धि दे, उनको बुद्धि प्रदान करे कि इस प्रकार के धरना कर रहे हैं। आप पहले अपने जो है लॉ को पढ़कर तो आ जाते। भाई, आप अपने नेताओं का बचाव करने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनमें दो फाड़ है। आदरणीय पवन खेड़ा जी के विषय में तत्काल कोर्ट जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के विषय में कोर्ट
तत्काल नहीं जाते। और आप जब हाईकोर्ट ने, गुजरात के हाई कोर्ट ने उनके विपरीत निर्णय दे दिया है, तो यहां पर वो मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। भाई आप किसके विपरीत है, पहले ये तो बताइए। क्या इस देश के संविधान के विपरीत है, क्या देश की न्यायपालिका के विरुद्ध है? आप मुझे बता दीजिए। देखिए, सबसे अहम तब हो जाता है, मैं आपके 2-4 नेताओं के नाम गिना देता हूं जो पहले दूसरे इसमें थे और अभी बीजेपी में हैं। शुभेंदु अधिकारी, ईडी की टीम भेजते हैं, आप कार्रवाई चालू हो जाती है, कार्रवाई होने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है, बीजेपी में आ जाते हैं, कार्रवाई रुक जाती है। ऐसे बहुत सारे नेताओं के नाम हैं, ऐसे अनगिनत नेताओं के नाम हैं जिसमें दूसरे दलों के नेता आ गए। आप महाराष्ट्र की अगर बात कर लीजिए, अगर महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में शिंदे गुट पे आपने कार्रवाई की, शिंदे गुट आप में आ गया, आज उनको मुख्यमंत्री बना करके आप उप मुख्यमंत्री बन करके बैठे हैं। तो ये आपको नहीं लगता कि बीजेपी का दोहरा चरित्र है? ये आपको नहीं लगता कि बीजेपी दो राय रखती है? ये आपको नहीं लगता कि बीजेपी दोहरे राजनीतिकरण की दोहरे तात्पर्य की राजनीतिकरण करती है? इन सब चीजों को सुनील जी, इन सब चीजों को आपकी पार्टी, आपके प्रधानमंत्री किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी जो है भारत माता की सेवा के लिए आई है। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। आपने जो विषय गिनाए, मैं उनका उत्तर देता हूं। आपने कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे जी को जो है बुलाया गया। भाई ये बताइए, है ना, उनके सीटें और हमारी सीटें में कितना अंतर है? फिर भी तो आपने अंतर है, वही तो मैं फिर कह भी रहा हूं। आपने मुख्यमंत्री, मैं वही कह रहा फिर हूं भी आपने कि ये मुख्यमंत्री, केवल भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है कि अधिक सीटें होने के बावजूद हमसे कम सीटें रखने वाले व्यक्ति को हमने मुख्यमंत्री बनाया। पर विपक्ष तो ये बोल रहा है कि देखिए, ये आचरण नहीं है, ये सत्ता में बना रहना चाहते हैं, ये सत्ता से कभी हटना ही नहीं चाहते हैं। मैं कह चुका हूं ना कि ये इनके ये विपक्ष जो है बुद्धि, जो केंद्र का विपक्ष है वो बुद्धिहीन हो चुका है। भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेगा? लेकिन आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व सीएम थे, वो उन्होंने क्या किया? मुख्यमंत्री के पद को ना स्वीकारते हुए पार्टी के हित में और देश के हित में डिप्टी सीएम बनना स्वीकार किया। जबकि महाराष्ट्र में हमारी सीटें अधिक है, नैतिक रूप से भी और आंकड़ों के हिसाब से भी हमारा सीएम आप अल्पमत की सरकार चला लेते हैं भाई, है ना। देखिए, हमने वही तो अल्पमत की बताया, सरकार चला लेते हैं। वही तो त्याग का कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया कि हम सत्ता के लोभ में भी नहीं आते। आदरणीय अंसारी जी, मैंने बार बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तोड़ के सत्ता जरूर पा लेते हैं। देखिए, हम कभी तोड़कर सत्ता आपने नहीं पाते। एमपी में भी ऐसा ही किया। देखिए भाई, मैं तो एमपी की आप बात कर रहे हैं, आदरणीय सिंधिया जी से पूछिए कि किस प्रकार अपमान होता है कार्यकर्ता का, तो वो स्वयं ऐसी विचारधारा से जुड़ना चाहता है जहां पर उनका सम्मान हो। आदरणीय फिर ये नंद कुमार साय के बारे में आप क्यों नहीं बोलते, जो कांग्रेस में आ गए? बताना चाहूंगा, आप मुझे है ना प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा और आपको मैं साक्ष्य भी रखता हूं, है ना, कि ये जुलाई का माह है। 16 जुलाई 2022 को इसी सरकार के आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने पंचायत विभाग से त्याग पत्र क्यों दिया? तब कहा गया था इनका सम्मान। डिप्टी सीएम भी है। हाँ, डिप्टी, आज डिप्टी सम्मान वापस मिल गया, डिप्टी सीएम भी है। आज कांग्रेस ने उनका सम्मान उनको वापस लौटा दिया। आज वो खुश भी है, वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार भी है। आपको ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता भाई। आप आदरणीय टीएस सिंहदेव जी का वक्तव्य तो देख लीजिए। आज तक वो कहते हैं, प्रश्न मैं आपको चैनल का नाम बता रहा हूं, ANI में आप जाकर देख लीजिएगा। आज भी कहते हैं कि यदि है ना उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया जाए तो कौन मना करेगा। यदि वो खुश होते तो ऐसी बात कहते हैं क्या? भाई सब जनता जानती है, इसका फायदा बीजेपी उठाएगी। एक मिनट आदरणीय सारी जी, मैं अपने विषय को पूरा रखता हूं। इन्हीं आदरणीय डिप्टी सीएम, आज तो डिप्टी सीएम हो गए ना, इन पर कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने हत्या का आरोप लगाया है। छोटा मोटा आरोप नहीं लगाया है, हत्या का आरोप लगाया। आज टीएस सिंहदेव जी पावरफुल हो चुके हैं, तो बताइए क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि बृहस्पति सिंह को आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी का संरक्षण मिला हुआ है। बार बार टीएस सिंहदेव जी कह चुके हैं कि सरकार में कोई काम नहीं हुआ। उनका त्याग पत्र मैं आपको दिखाता हूं थोड़ी देर में। उसमें उल्लेखित है कि सरकार की नाकामी के चलते प्रधानमंत्री आवास का एक भी घर में नहीं मिला। और यह भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य नहीं है, यह टीएस सिंहदेव जी के त्याग पत्र में उल्लेखित है। और हजारों करोड़ का यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस सरकार की नाकामी के चलते नहीं बना। और यह वक्तव्य किसने रखा? तत्कालीन पंचायत विभाग के मंत्री आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने। गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ गौठान का, छत्तीसगढ़ीकरण का, बहुत सारे उन्होंने योजनाएं लाई, किसानों को लेकर के लाए, परिवारों को लेकर के लाए, महिलाओं को लेकर के लाए, जो बच्चे बेरोजगार थे रोजगार भत्ता ला लिए। इसके बाद भी आप कहते हैं कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में काम नहीं किया।
अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया तो इतनी बड़ी बहुमत से जीत के कैसे आ गई? अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया तो बोलते हैं कि हम तो जीत के लिए शाश्वत है, हमको तो पता है कि हमारी सरकार रिपीट है, क्योंकि हम किसानों की सरकार है, हम महिलाओं की सरकार है, हम बेरोजगारों की सरकार है, हम मितानिन की सरकार है। बार बार कांग्रेस के तरफ से ये व्यक्तित्व जो आ रहा है, ये बातें जो आ रही है, इस बातों को बीजेपी क्या नकार नहीं पा रही है? क्या बीजेपी के पास असल में मुद्दे नहीं बचे हैं चुनाव को लेकर के? क्या बीजेपी इस टाइम घबराई हुई है? क्या बीजेपी डरी हुई है? देखिए, बड़ा ही हास्यास्पद है जिस प्रकार आपने कहा कि बीजेपी डरी हुई है। आपने कहा कि कांग्रेस काम नहीं कर रही है, भाई है ना, जिस प्रकार कह रहे हैं, मैं तो प्रत्यक्ष कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया है। क्या काम किया जनता जानती है। लैंड घोटाला, सैन घोटाला, कोयले की दलाली, पीएससी में भ्रष्टाचार, आपके टाइम में भी पनामा घोटाला, व्यापम तक नहीं छोड़ा, भाई है ना। भाई आप किसी भी आप बात कर रहे हैं, आप चाहे पर व्यापम में आप कोर्ट नहीं गए, पीएससी में आप कोर्ट नहीं गए, आपने सड़कों तक गए, सदन तक नहीं गए। सदन अभी बैठने वाला 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक, हम उस पर बिल्कुल हमने पहले कह दिया कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। भाई सरकार के पास चुनाव के समय अगर आप आदरणीय अंसारी जी, इसके पूर्व वर्ष में पिछले वर्ष भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर 13 घंटों से भी अधिक बहस हुई थी। मैं वही तो कह रहा हूं कि सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है, इसलिए वर्तमान में इन्होंने सदन जो सत्र बहुत छोटा रखा हुआ है। भाई इन्होंने व्यापम तक को नहीं छोड़ा। मैं जनता को बताना चाहूंगा कि व्यापम के वर्तमान में शिक्षा भर्ती की जो परीक्षा के जो परिणाम आए, उसमें 99 बच्चे ऐसे उत्तीर्ण हो गए जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दिया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा क्या हो सकता है? आपने कोई क्षेत्र तो छोड़ा होता भ्रष्टाचार का। आपने गौ माता का जिक्र किया, गौ माता के नाम पर आपने योजनाएं बनाई, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। तो बीजेपी इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाती है? बीजेपी के बड़े नेता कहां हैं? बीजेपी के बड़े नेता ट्वीट क्यों नहीं करते? आज तो ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, पर बीजेपी इन मुद्दों को भुना नहीं पा रही है। क्या बीजेपी आराम के मोड में है? आदरणीय अंसारी जी, हम बिल्कुल आराम के मुद्रा में नहीं है। जनता ने हमको जनादेश दिया, विपक्ष के दायित्व दिया है। प्रत्येक दिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो प्रत्येक बूथ हो, मंडल हो, चाहे विधानसभा स्तर हो या लोकसभा स्तर हो, प्रत्येक क्षेत्र में कहीं ना कहीं कार्यक्रम हो रहा है। आपने कहा गौठान के विषय को, हमने कहा गौठान चलो करके। जिस प्रकार गौठान जाकर वहां देखा गया कि किस प्रकार अनियमितता थी, जब इस प्रकार इनके भ्रष्टाचार का पोल खोला गया तो कांग्रेसी लोगों को तकलीफ हो रही है। जनता जानती है कि गौ माता तक को नहीं छोड़ा गया। मैं जनता को बताना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र पाटन चले जाइए, आप चाहे किसी भी माह चले जाइए, वर्तमान में आप वर्षा ऋतु में नहीं, किसी भी ऋतु में चले जाइए, 12 माह पर वहां पर सड़कों में आपको गाय माता मिलेंगी। और दुखद घटना यह है कि प्रत्येक दिन पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं गौ माता की दुर्घटना में मृत्यु होती है। और बघेल जी के ही क्षेत्र में मैं तो होकर आया हूं, कई बार होकर आया हूं, प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं गौ माता की हम जो है देखते हैं कि दुखद दुर्घटना में मृत्यु होती है। तो जिस प्रकार गौ माता तक को भ्रष्टाचार का साधन बनाया गया, इससे बड़ा जो है करप्शन का परिणाम का पर्याय कोई नहीं हो सकता। देखिए, एक अहम सवाल हो जाता है कि अब आप पिक्चरों के बल पे भी चुनाव लड़ते हैं। द कश्मीर फाइल आप दिखा के वोट पाना चाहते हैं, आप द केरला फाइल्स दिखा करके वोट पाना चाहते हैं। जिस तरीके से कर्नाटक में चुनाव था उसी समय बीजेपी पिक्चर रिलीज करती है। ये सारे जो मैं आरोप लगा रहा हूँ वो आरोप विपक्ष के हैं, हमारे कोई भी आरोप नहीं है। पर इसी से एक अहम सवाल मेरे पास आया है कि क्या छत्तीसगढ़ में भी अब आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे? बेमित्रा में होता है, आपके प्रवक्ता अमित साहू जी जाते हैं, अमित साहू के जाने से 2 मुसलमानों की भी हत्या हो जाती है बिलासपुर के आसपास। तो क्या अब जो बीजेपी चुनाव लड़ रही है वो सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है बीजेपी के पास, वो है हिंदू या फिर मुसलमान या फिर मुसलमान या फिर हिंदू? तो क्या छत्तीसगढ़ में भी जिस तरीके से चुनाव नजदीक आएंगे, आप हिंदू मुस्लिम का जो बाहरी राजनीतिकरण होता है, जिस तरीके से आप एमपी का चुनाव देख सकते हैं, यूपी का चुनाव देख सकते हैं, महाराष्ट्र का चुनाव देख सकते हैं, कर्नाटक का चुनाव देख सकते हैं, तो उसके बाद अब की बारी छत्तीसगढ़ के दारी है क्या? देखिए, मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने पिक्चरों के जिक्र किया, पिक्चर में कोई प्रोपेगेंडा नहीं था, वो असलियत थी। असलियत देख के माफी भी मांगा डायरेक्टर ने, बोला 1-2 बातें हुई है, 32,000 का जो आंकड़ा है वो फेक आंकड़ा है। हो सकते हैं, लेकिन यदि एक व्यक्ति की, अब एक महिला के साथ इस प्रकार की घटना होती है तो कितना दुखद है, कितना दुखदायी है, उस परिवार जानता है। आप महिलाओं को न्याय दिलाते हैं, खिलाड़ियों को ब्रिजभूषण मामले में न्याय नहीं दिलाते हैं। आप मणिपुर में कोई भी ट्वीट नहीं करते हैं, मणिपुर जल रहा है, आप ट्वीट नहीं कर रहे हैं। सारे उत्तर दूंगा। आपने जो पहले पिक्चरों की बात की थी उस पर मैं आता हूँ, सारे विषयों का मैं
उत्तर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उत्तर देने के लिए सक्षम है। मैं बताना चाहता हूं कि चाहे कश्मीर फाइल्स हो, चाहे केरला स्टोरी, प्रत्येक पिक्चर में सत्य दिखाया गया। और जिस प्रकार कांग्रेसी सरकार ने वहां पर इस प्रकार के जो है ना गतिविधियां हुई, उसको संरक्षण दिया, जिस प्रकार प्रत्येक परिवार में प्रत्येक बहनों को तकलीफ हुई, ये निश्चित रूप से जनता जानती है। और जब थिएटर से लोग निकलते हैं तो उनकी जो आंखों से आंसू निकले, आदरणीय अंसारी जी, एक गरीब को आप खाना नहीं खिलाते हैं, पर 100 आदमी को आप जरूर पिक्चर दिखाते हैं। एक गरीब आदमी को आप खाना नहीं खिलाते, एक महिला। सकता हूं कितने गरीबों को हमने कोरोना काल में खाना खिलाया। कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आम दिनों की बात कर रहा हूं। प्रत्येक बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मां भारती की सेवा में लगा हुआ। आपने बीरनपुर का जिक्र किया, अच्छा हुआ आपने इसका जिक्र किया। मैं जनता को बताना चाहूंगा कि वहां पर जो है इस प्रकार की घटना पहले से हो रही थी। बताना चाहूंगा कि 8 जो है इस प्रकार 8 वहां पर 8 लोगों का वहां पर धर्मांतरण या लव जिहाद का किस्सा आया था। और डेट सहित बता रहा हूं मैं अपनी जनता को, 7 फरवरी को वहां पर जनसभा होता है, 7 फरवरी 2023 को। और ये जानकारी प्रशासन को थी, लेकिन 2 माह तक प्रशासन सोई थी। जनता बार बार अपील, बीजेपी कहां थी? मैं वही बता रहा हूं। तो बीजेपी कहां थी? और आज भी बीजेपी कहां है? आदरणीय अंसारी जी, वही बता रहा हूं कि 7 अप्रैल से लगातार वहां पर भारतीय जनता पार्टी वहां के स्थानीय लोगों से, जनता के साथ प्रशासन को अपील कर रही थी कि बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और 8 अप्रैल को भाई दुर्गेश साहू जी की या भुवनेश्वर साहू जी की दुखद वहां पर हत्या होती है। और इसके साथ साथ कुल मिलाकर 3 लोग की हत्या होती है। तो जिस प्रकार इस घटना की जानकारी सरकार को 2 माह पूर्व थी, सरकार ने क्या किया? सरकार ने इस घटना को संरक्षण दिया। सरकार चाहती थी कि यहां पर व्यक्ति जो है हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़े। सुकमा की घटना आपको बताता हूं। सुकमा में जिस प्रकार हम गौ माता को भाई उच्च स्थान देते हैं, वहां पर एक धर्मी गौ माता का कत्ल करके उसको अपने भोजन में तराशता है और बकायदा वीडियो जारी करके कहता है कि जिसको जो करना है कर लो, हमारी सरकार है। तो संरक्षण कौन दे रही है बताइए? भाजपा ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। भाजपा तो सबको, आपकी तो सेंटर में गवर्नमेंट है, आप चाहते तो बीफ ट्रांसपोर्ट, बीफ एक्सपोर्ट सब बंद कर सकते थे, फिर आपने बंद क्यों नहीं किया? एक अहम सवाल मैं पूछ रहा हूं, बड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं जी। चरणबद्ध तरीके से हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार सेंटर जो है राज्यों की सरकारों के साथ तालमेल बनाकर चलती है, भाई जिस प्रकार मैंने सुकमा का उदाहरण दिया, यदि राज्य सरकार का संरक्षण नहीं मिलता तो क्या ऐसी घटना होती? निश्चित रूप से नहीं होती। और मणिपुर भी जो आपने प्रश्न पूछा, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता का पार्टी मां भारती की सेवा के लिए आई, इसलिए हम अहम सवाल मेरे पास आ गया। बीजेपी हमेशा स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा पे चुनाव क्यों नहीं लड़ती? आपके चुनाव में ये बड़े मुद्दे क्यों नहीं होते? शिक्षा को लेकर के आप बात नहीं करते, आप चिकित्सा को लेकर के बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? देखिए, हम बात ही नहीं कर रहे, हम काम करते हैं। आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार ट्रिपल आईटी यहां पर आया, एनआईटी यहां पर आया, या अनेक विश्वविद्यालय जो यहां पर आए, कॉलेजेस खुले, किसके राज में खुले? भारतीय जनता पार्टी। चुनाव में क्यों नहीं होते ये मुद्दे? हमारे, देखिए हम जानते हैं कि ना, और जनता जानती है कि ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तभी होती है। हम तो कह रहे हैं कि भाई चाहे शिक्षा चाहिए, चाहे स्वास्थ्य चाहिए, चाहे चिकित्सा, किसी भी क्षेत्र में हो, भारतीय जनता पार्टी ही दे पाएगी। कांग्रेस तो केवल इन चीजों को भ्रष्टाचार का माध्यम बनाकर रखा है। आपने प्रत्येक क्षेत्र में घोटाला किया है। भाई आप क्यों नहीं बोलते कि आपने एनआईटी लाया, यहाँ पर ट्रिपल आईटी? और जिस प्रकार केंद्र में मोदी सरकार है, भाई एम्स की जिस प्रकार बोलते डीआरडीओ हमने लाया, रेलवे हमने लाया, एम्स की संख्या में वृद्धि कितनी हुई? 72 एयरपोर्ट थे 2014 से पहले। भाई केवल 9 साल के कार्यकाल में ऐसा काम मोदी जी ने किया कि 9 साल में वो जो कार्य 60 साल से अधिक वर्षों तक था, वो दुगना हो गया। तो कार्य कौन? भ्रष्टाचार भी दुगना हो गया, कर्ज भी दुगना हो गया। देखिए, आपको भ्रष्टाचार का मोदी सरकार पर एक भी आरोप नहीं है। कांग्रेस सरकार पर कॉमनवेल्थ घोटाला का आरोप था, बोफोर्स का घोटाला था, 2G का घोटाला था। बोफोर्स का तो आपके ऊपर भी आ गया कि आपने देखिए वो चल के अब तक भी आ गया है। देखिए, जनता जानती है कि राजीव गांधी जी पर बोफोर्स के घोटाले का आरोप लगे थे, है ना? और जनता जानती है, चाहे आदर्श घोटाला हो, चाहे 2G घोटाला हो, चाहे 3G घोटाला हो, कांग्रेस मतलब घोटाला, कांग्रेस मतलब करप्शन, कांग्रेस मतलब कमीशन। जनता जानती है, और जनता जानती है कि जो सरकार है वर्तमान में, इसी से रिलेटेड सवाल है मेरा, बस 1 मिनट में आधा मिनट का वक्त है। तो जनता जानती है कि झूठे वादों की पुलिंदा के माध्यम से सरकार जो है यहां पर लोगों को धोखा देकर सरकार जो है सत्ता में आई, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार जब फसल की कटाई का समय होगा, तभी सरकार की कटाई का समय हो जाएगा। और जनता जानती है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। झूठ बोलकर आपने सत्ता पा लिया, अब सत्ता को आप छोड़िए और विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कांग्रेस मित्रों तैयार हो जाएगी। एकदम साफ सवाल, क्या बीजेपी में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं है? एकदम क्लियर पूछ रहा हूं मैं, बिना लाग लपेट के आपसे पूछ रहा हूं, क्या बीजेपी में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं है?
देखिए, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कह दिया कि प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माँ भारती की सेवा के लिए आया है। कोई भी यहाँ पर सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए नहीं आया है। इसलिए प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माँ भारती की सेवा में लगा हुआ है। भ्रष्टाचार तो उसकी विचारधारा में साफ नहीं है। सवाल का जवाब क्यों नहीं देते कि नहीं है या फिर है? नहीं है, मैंने कह दिया कि प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माँ भारती के सेवा के लिए आया, और जो सेवा के लिए काम करता है वो उसके मन में भ्रष्टाचार का विचार तो आ ही नहीं सकता है। 2014 में आपने नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और कांग्रेस के आधा से ज्यादा नेता बीजेपी में आ गए। आपने बड़े बड़े पद दे दिए। आपने अभी थोड़ी देर अपनी बातों में ही कहा कि सिंधिया जी को देख लीजिए। तो क्या बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं बना पाई? कम से कम अपने आप को कांग्रेस मुक्त बना लेती। देखिए, कांग्रेस मतलब क्या है? एक विचारधारा। जिस पार्टी की स्थापना एक ब्रिटिश के अधिकारी ने की, ए ह्यूम ने की, भाई हम उस विचारधारा का विरोध करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का हम विरोध नहीं करते। यदि व्यक्ति की विचारधारा बनती है और गलत राह से सही राह पर आना चाह रहा है तो उसमें तकलीफ क्या है? आदरणीय विश्वास शर्मा जी की बात कह लीजिए, जिस प्रकार उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ पर आके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ पर भ्रष्टाचार की कोई बात ही नहीं होती। ये कह ऑन रिकॉर्ड कह चुके पर हैं। विपक्ष तो कह रहे सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी के पास चले गए। मैंने कह दिया ना कि जितने बीजेपी भी- क्या वॉशिंग मशीन है? काला होके जाओ वहां से सफेद होकर के आओ। मैंने पहले ही कह दिया है कि देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो माँ भारती की सेवा के लिए लगा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता है। इसलिए हम जानते हैं कि प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ पर निस्वार्थ रूप से सेवा करता है। कोई भ्रष्टाचारी का अगर बात करोगे तो वो केवल केवल कांग्रेस से संबंध रखने वाला मिलेगा आपको। एकदम अहम सवाल, आखिरी सवाल। जिस तरीके से आपने शराब को लेकर के पूरी सरकार को घेरा, क्या बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी शराब बंदी कर देगी, या बीजेपी भी बोलेगी कि लोग शराब पीना बंद कर देंगे तो खुद पे खुद दुकानें बंद हो जाएगी? क्या ये भी आपका भी स्टेटमेंट होगा, या आप फाइनली अंतिम चरण में ये वादा करते हैं लोगों से कि मेरी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो हम तत्कालीन रूप से शराब बंदी कर देंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, समय ज्यादा नहीं, 1 मिनट का जवाब चाहता हूं मैं। बताना चाहूंगा, हमारे राज्य में 800 से अधिक शराब की दुकानें बंद हो रही थी, और ये झूठा वादा कांग्रेस ने किया। पॉइंट नंबर 14 शराबबंदी की बात की ही थी। आदरणीय लखमा जी इसको नकार चुके हैं कि किसी भी स्थिति में ना शराबबंदी लागू नहीं होना दूंगा। भाई इनके मंत्री क्या कहते हैं? 2 मंत्री दोनों का वक्तव्य सुनाता हूं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, नींद अच्छी आएगी। दूसरा मंत्री कहता है कि ना शराब में कितना पानी मिलाना मैं आपको बताता हूं। तो शराबबंदी की बात करके जिस प्रकार जनता को गुमराह किया, महिलाओं का वोट लिया, ये तो जनता जानती है। हमने बिना बोले 800 देशी शराब दुकान को बंद कर दिया। लेकिन जिस प्रकार शराब के घोटाले इन्होंने किए, भाई ईडी ने तो चार्जशीट जारी कर दिया कि 2168 करोड़ का वहां पर घोटाला हुआ है। और सबसे बड़ी बात आदरणीय अंसारी जी बताना चाहूंगा कि उसमें से 776 करोड़ पॉलिटिकल मास्टर्स को मिला है। पॉलिटिकल मास्टर्स कौन है सरकार में, लोग जानते हैं भाई, है ना। इन्होंने कांग्रेस की सरकार को, छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया है। केवल और केवल कांग्रेस का पैसा भरने का क्षेत्र बना दिया है। जनता जानती है कि झूठे वादे से आप दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते, और भाई काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आपने एक अहम समय दिया हमें। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है या कांग्रेस की सरकार बनती है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ रहे हैं। कभी बीजेपी टीएस बाबा पे आरोप लगाते हैं, कभी टीएस बाबा बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, कभी बीजेपी भूपेश बघेल पर आरोप लगाती है, कभी भूपेश बघेल बीजेपी पर आरोप लगाती है। देखना छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अहम होगा कि इस बार किसके पिटारे में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या क्या खुशहाली है, क्या क्या फायदेमंद योजनाएं हैं, और क्या क्या चीजें छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगी। देखना दिलचस्प और अहम दोनों हो जाएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूले आप आर्यन टीवी।